शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर मैं रोशनी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने श्रोताओं का, जिन्होंने हमारी सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी हुई शर्लॉक होम्स की कहानियों को इतना प्यार दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपके लिए एक खास कहानी लेकर मैं आऊँ। ये कहानी है खाली घर का रहस्य, द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस। और ये कहानी साहसिक कार्य को कई मायनों में एक साथ बुनी गई दो कहानियों के रूप में वर्णित की जा सकती है। जबकि ये एक हत्यारे को पकड़ने और एक अपराध को सुलझाने से संबंधित रहस्य की पड़ताल करता है, ये द फाइनल प्रॉब्लम के बाद होम्स के अप्रत्याशित जीवित रहने और डॉक्टर वॉटसन के साथ उनके पुनर्मिलन की कहानी भी बताता है। तो शर्लक होम्स के चाहने वालों के लिए ये एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है, क्योंकि मैं खुद उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो जब मुझे भी ये पता लगा था कि शर्लक होम्स जिंदा हैं और वापस आए हैं, तो उस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द काफ़ी नहीं हो सकते। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की कहानी, द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस, खाली घर का रहस्य का हिंदी अनुवाद। सन 1894 के वसंत का समय था, परंतु सारे लंदन की फैशन परस्त दुनिया माननीय रोनाल्ड अडेयर की असामान्य और विचित्र सी परिस्थितियों में हुई मौत से दुखी थी और उसमें पर्याप्त रुचि भी ले रही थी। पुलिस की छानबीन से इस अपराध के जो भी ब्यौरे सामने आए, जनता उनको पहले से ही जान चुकी थी। इसमें से बहुत कुछ दबाया भी जा चुका था, क्योंकि अभियोजन का मुकदमा इतना मजबूत था कि सभी तथ्यों को सामने लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब केवल 10 सालों के बाद मैं उन खोई हुई कड़ियों को ला रहा हूँ, जिनसे मिलकर एक बेहतरीन श्रृंखला बनेगी। ये अपराध अपने आप में ही रोचक था, मगर मेरे लिए ये रोचकता उस अविश्वसनीय परिणाम की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इस घटना चक्र ने मेरे साहसिक जीवन में मुझे एक गहरा धक्का और अचरज से भर दिया। अभी भी इतना समय बीत जाने के बाद जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता, आश्चर्य और अविश्वास की एक बाढ़ सी नजर आती है, जिसमें मेरा मन डूब जाता है। मुझे लोगों को ये बताना है कि जिस अद्भुत व्यक्ति के कामों और विचारों को मैंने प्रस्तुत किया है, लोगों ने उनमें रुचि दिखाई। वे मुझे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे कि मैंने उनको अपनी जानकारियों में हिस्सेदार नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरा पहला कर्तव्य था और ऐसा करने के लिए मुझे होम्स ने स्वयं ही मना किया था। अभी पिछले महीने की 3 तारीख को ही उन्होंने मुझे इस बंधन से आजाद किया है। इस चीज की कल्पना की जा सकती है कि शर्लॉक होम्स के साथ मेरी अति घनिष्ठता के अपराध में क्षेत्र में गहरी रुचि जगा दी थी। उनकी गैर मौजूदगी में लोगों के सामने आने वाली कई तरह की समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझने में कभी भी मैं असफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई बार अपने खुद के संतोष और उसके समाधान के लिए मैंने उन तरीकों का इस्तेमाल भी किया। हालांकि मैं सफलता से तटस्थ ही हूँ, परंतु एडेयर की त्रासदी के अलावा उनमें से ऐसी भी कोई चीज नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया। इनकी जांच के प्रमाण मुझे किसी ऐसे व्यक्ति या अनजाने व्यक्तियों के खिलाफ ले गए जिन्होंने जानबूझकर हत्या की थी। शर्लॉक होम्स की मौत से समाज को जो नुकसान हुआ था, उसे मैंने इतनी शिद्दत से महसूस किया जितना कि पहले कभी नहीं किया था। इस विचित्र से मामले में इस तरह के बिंदु थे जिनका मुझे यकीन था कि वे उन्हें खास तौर से लुभाते और वे पुलिस की सहायता भी कर रहे होते, या जहां तक भी मुमकिन है यूरोप के प्रथम प्रशिक्षित अपराध एजेंट के सजग दिमाग का पूर्वानुमान भी पाते। जब मैं सारे दिन घूम रहा था, तब मेरे दिमाग में वह केस भी चक्कर काट रहा था, परंतु मुझे इसका कोई भी उचित समाधान नहीं मिला। कहानी की पुनरावृत्ति के जोखिम से बचने के लिए मैं इसके तथ्यों को संक्षेप में ही दोहराऊंगा, क्योंकि वे लोगों को जांच के परिणाम के रूप में पहले से ही पता है। माननीय रोनाल्ड अडेयर मैनुथ के अर्ल के दूसरे बेटे थे, जो कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों में से किसी के एक गवर्नर थे। अडेयर की मां को ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था। वे अपने बेटे रोनाल्ड और बेटी हिल्डा के साथ 427 पार्क लेन में ही रहती थीं। ये युवा समाज के संभ्रांत लोगों के बीच उठते बैठते थे और इनकी ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही
इनमें कोई खास गंदी आदतें थीं। इनकी सगाई क्रेस्टियल्स की मिस एडिथ वुडले के साथ हुई थी, मगर कुछ ही महीने पहले उनके आपसी समझौते से ये सगाई टूट गई। इस घटना के पीछे किसी तरह के भावनात्मक चिन्ह भी नहीं थे। चूंकि इनकी आदतें और स्वभाव भावुकता विहीन थीं, इसलिए इनका बचा हुआ जीवन संकीर्ण और रूढ़िगत सामाजिकता में ही गुजरता था। ऐसा होने पर भी इस अभिजात वर्गीय आराम से जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की विचित्र और आकस्मिक मौत मार्च 30 1894 को रात 10 और 11:20 के बीच में हो गई। रोनाल्ड एडेयर की ताश खेलने की आदत थी, पर वह ऐसे दांव नहीं लगाता था जिससे उसे नुकसान हो। वह बॉल्डविन, कैंडेविश और बैकटेल ताश क्लबों का सदस्य था। ये पता चला कि अपनी मौत वाले दिन खाना खाने के बाद उसने अंतिम वाले क्लब में ताश भी खेला था। वहीं पर उसने दोपहर में भी ताश खेला था। इसकी गवाही कई लोगों ने दी जिन्होंने उनके साथ ताश खेली, जैसे कि मिस्टर मरे, सर जॉन हार्डी और कर्नल मोरॉन। इन्होंने बताया कि खेल बराबरी पर ही छूटा था। एडेयर अधिक नहीं शायद 5 ही पाउंड हारे थे। उसकी तकदीर ने उसका साथ दिया और इतना नुकसान होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह करीब करीब हर रोज किसी एक या दूसरे क्लब में ताश जरूर खेलता था और अक्सर जीतकर ही उठता था। सबूतों से ये भी जानकारी मिली थी कि कर्नल मोरॉन का पार्टनर बनकर उसने कुछ ही हफ्ते पहले एक ही बैठक में 420 पाउंड ग्रॉडफे मिलनर और लॉर्ड वॉल्मर से जीते थे। उसकी मौत के बाद की छानबीन से उसका इतना ही इतिहास पता चला। जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन वह क्लब से रात को 10 बजे लौट आया था। उसकी माँ और बहन शाम किसी संबंधी के घर गई हुई थी। वहां मौजूद नौकरानी ने बताया कि उसने एडेयर को दूसरी मंजिल पर सामने वाले कमरे में घुसते हुए देखा, जिसको सामान्यतः वह अपने बैठक कक्ष के रूप में ही इस्तेमाल करता था। उस नौकरानी ने आतिशदान के जलाए जाने की आवाज भी सुनी और धुआं होने पर उसने खिड़की खोल दी। 11:20 तक, जब तक कि मैडम मैनुथ और उनकी बेटी वापस नहीं आ गई, उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। शुभ रात्रि कहने की चाहत से उसने उनके बेटे के कमरे में घुसने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था और उसके आवाज देने और थपथपाने पर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। दूसरों की सहायता लेकर दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। वह बेचारा युवक टेबल के पास पड़ा हुआ था। रिवॉल्वर की गोली से उसके सिर के चिथड़े उड़ गए थे, परंतु कमरे में किसी तरह का हथियार नहीं मिला। टेबल पर 10 पाउंड और 17 पाउंड के सोने व चांदी की कीमत वाले बैंक नोट पड़े हुए थे और ये सारा धन छोटी छोटी गड्डियों में था। वहां कागज पर भी कुछ अंक लिखे थे और उनके सामने उसके क्लब के कुछ मित्रों के नाम भी थे। इन सबसे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अपनी मौत से पहले वह ताश के खेल में हुई अपनी हार या जीत का हिसाब लगा रहा था। परिस्थितियों को देखने के बाद ये मामला कुछ अधिक ही जटिल लगता था। सबसे पहले तो इस बात का कोई कारण नहीं मिला कि इस युवक ने कमरा अंदर से बंद क्यों कर रखा था। यह भी मुमकिन था कि शायद हत्यारे ने ऐसा किया हो और फिर खिड़की से भाग गया हो। कूदने के लिए ऊंचाई करीब 20 फीट की थी और नीचे केसर की क्यारियों के मसले जाने तथा घर से सड़क तक की घास की पतली पट्टी पर कोई चिन्ह नहीं थे। इसका मतलब ये था कि इस युवक ने खुद ही दरवाजा भीतर से बंद किया था। मगर उसकी मौत कैसे हुई? बिना कोई निशान छोड़े कोई भी खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था। मान लें किसी आदमी ने खिड़की से गोली चलाई, तब वह गोली असाधारण ढंग से चली होगी, तभी इसने इतनी घातक चोट की। हालांकि पार्क लेन एक बहुत ही चहल पहल वाली जगह है और इस मकान से 100 गज की दूरी पर घोड़ा गाड़ी का एक स्टैंड भी है। किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। फिर भी एक आदमी तो मरा ही था और रिवॉल्वर से एक गोली भी निकली थी। ये गोली इतनी नुकीली और घातक थी कि इससे कोई भी तुरंत ही मर सकता था। यही था पार्क लेन का रहस्य, जिसमें किसी भी कारण का अभाव नजर आ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, युवक एडेयर की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और इस कमरे से धन और कीमती चीजें हटाने की भी कोशिश नहीं की गई थी। सारे दिन मैं इन्हीं तथ्यों को अपने दिमाग में उलटता पलटता रहा और किसी ऐसे विचार पर पहुंचने का प्रयास करता रहा जो कि उन्हें आपस में मिला सके।
साथ ही साथ मैं कम से कम रुकावट वाली दिशा भी ढूंढता रहा, जिसे मेरा साथी प्रत्येक छानबीन का शुरुआती बिंदु बताता था। मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस मामले में बहुत ही कम प्रगति की है। शाम को 6 बजे मैं टहलता हुआ पार्क लेन के आखिर में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक आ पहुंचा। वहीं फुटपाथ पर कुछ निठल्ले लोग खड़े थे और मुझे वह मकान दिखाकर उस खिड़की की ओर इशारा कर रहे थे। यह वही मकान था जिसे मैं देखने पहले भी आ चुका था। एक लंबा पतला सा आदमी जिसने रंगीन चश्मा लगा रखा था, मेरे अनुमान से वह सादे कपड़ों में कोई जासूसी था और अपनी ही कहानी सुना रहा था। वह जो कुछ भी कह रहा था, वहां खड़ी भीड़ उसे सुन रही थी। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे सुना, पर उसका आकलन मुझे बिल्कुल बेहुदा लगा। इसलिए मैं कुछ निराश होकर वापस मुड़ा। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मेरे ठीक पीछे एक बुजुर्ग विकलांग आदमी से मैं टकरा गया और उसकी कई किताबें जमीन पर बिखर गईं, जिन्हें लेकर वह कहीं जा रहा था। मुझे याद है कि जब मैं उन किताबों को उठा रहा था, तभी मैंने उनमें से एक का शीर्षक देखा, वृक्ष पूजन का मूल। और इसने मुझे थोड़ा सा अचंभित किया कि या तो ये बेचारा पुस्तक प्रेमी है, या व्यापारी, या शायद शौकिया ही ऐसे दुर्बोध पुस्तकें इकट्ठी कर रहा है। मैंने इस दुर्घटना के लिए उससे माफी मांगी, पर ऐसा लग रहा था कि जिन किताबों के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया था, वे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गुस्से में गुर्राता हुआ वह दूसरी ओर मुड़ गया और मैंने देखा कि उसकी सफेद गलमुच्छें लोगों की भीड़ में कहीं खो गई। 427 पार्क लेन की मेरी छानबीन, जिसमें मेरी भी रुचि थी, ने अब मेरी समस्या को थोड़ा स्पष्ट कर दिया था। इस मकान के चारों ओर एक दीवार और रेलिंग थी। इसकी ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं थी। किसी भी आदमी के लिए इसे फांदकर बगीचे में जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर खिड़की तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पानी का पाइप तक नहीं था जिससे कि किसी बहुत तेज आदमी को चढ़ने में सहायता मिल सकती। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो तब हुई जब मैं वापस केंसिंगटन पहुंचा। मुझे अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचे अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरी नौकरानी ये बताने के लिए आए कि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है। तब मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जो किताबें इकट्ठी कर रहा था, और उसके दाहिने हाथ में कम से कम 1 दर्जन किताबें थी। उसने अपनी टूटती हुई अपरिचित आवाज में पूछा, आप मुझे देखकर चकित हैं सर? मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं वाकई चकित हूँ। मेरे पास भी दिमाग है, और जब मैंने आपको इस घर में घुसते हुए देखा, तब मैं आपके पीछे लंगड़ाता हुआ आ गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर आ जाऊं और उस भले आदमी को देखूं और बताऊं कि यदि मेरा व्यवहार थोड़ा रूखा था, तब भी मेरा आशय आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, और आपने जो किताबें उठाकर मुझे दी थी, मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूं। मैंने कहा, आपने बहुत तकलीफ उठाई। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? जी हाँ सर, मैं आपका ही पड़ोसी हूँ। चर्च स्ट्रीट के कोने पर मेरी किताबों की एक छोटी सी दुकान है, और मुझे यकीन है कि आपको वहाँ देखकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। आपको वहाँ बड़ा सुकून मिलेगा सर। यहाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं, जैसे ब्रिटिश बर्ड्स, द होली वॉर, कैटल्स। आप इन्हें रख सकते हैं। केवल 5 खंडों में ही आपकी अलमारी का दूसरा खाना भर जाएगा। पर ये बहुत ही अस्त व्यस्त हैं, क्यों, है ना? मैंने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और अलमारी की तरफ देखा। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मैंने देखा कि शेरलॉक होम्स मेरी पढ़ने वाली टेबल के बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और आश्चर्य से उसकी तरफ कुछ सेकंड तक देखता ही रहा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा अनुभव मुझे जीवन में पहली और आखिरी बार हुआ था। वाकई मेरी आंखों के सामने धुंधलका सा छा गया, और जब ये साफ हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे कॉलर के बटन खोले जा चुके थे और ब्रांडी के बाद वाला तीखा स्वाद मेरे होठों पर पड़ा हुआ था। होम्स मेरी कुर्सी पर झुका हुआ था और उसके हाथ में था उसका मुखौटा। जो आवाज मुझे अच्छी तरह से याद थी, उसी आवाज में उसने कहा, प्रिय वॉटसन, मैं तुमसे 1000 बार माफी मांगता हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम पर इतना अधिक असर होगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं रो पड़ा। होम्स, क्या वाकई ये आप हैं? क्या आप सचमुच जिंदा हैं? क्या ये वाकई मुमकिन था कि आप उस भयानक खाई से बाहर निकल आए? उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, क्या तुम इन बातों को सुन सकने की हालत में हो? मैंने तुम्हें अचानक प्रकट होकर बड़ा धक्का पहुंचाया है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर होम्स मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हे भगवान, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे कमरे में खड़े हैं। मैंने उनकी बाह को कसकर पकड़ा और अपने हाथ को उनकी पतली पर हट्टी कट्टी बाह को महसूस किया। मैंने कहा, तुम कोई रूह नहीं हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। बैठ जाओ और मुझे बताओ कि उस भयानक खाई से तुम बाहर कैसे निकले। वह ठीक मेरे सामने बैठ गए और अपने उसी पुराने आराम आराम वाले तरीके से सिगरेट सुलगाई। उसने किताबों के दुकानदार की तरह ही फ्रॉक वाला कोट पहन रखा था, पर उनके बाल सफेद थे और मेज पर पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था। होम्स एक बूढ़े से कहीं अधिक सजग और पतला दिख रहा था, पर उसकी गरुड़ सरीखी आकृति पर एक सफेदी सी झलक रही थी, जिससे पता चलता था कि उसका हाल का जीवन स्वस्थ नहीं था। होम्स ने कहा, वॉटसन, मुझे अपने आप को सीधा करने में बहुत मजा आ रहा है। एक लंबे आदमी के लिए अपने शरीर को घंटों तक झुकाए रखना कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने इस सारे किस्से के साथ क्या अब मैं अपने सामने आने वाली एक कठिन व खतरनाक रात को काम के लिए तुम्हारा सहयोग प्राप्त कर सकता हूँ? उस काम को पूरा करने के लिए शायद ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हें सारी स्थिति से परिचित करा दूं। मैं बहुत ही उत्सुक हूं और उसे तुरंत सुनना भी पसंद करूंगा। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे? तुम जब भी चाहो और जहां भी चाहो। ये तो वाकई उन पुराने दिनों की ही तरह है। चलने से पहले हमारे पास भरपेट खाना खाने का समय है और उस खाई वाले झरने से मुझे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसका कारण बहुत ही सीधा है। मैं इसमें गिरा ही नहीं था। आप इसमें गिरे ही नहीं? नहीं वॉटसन, मैं इसमें कभी गिरा ही नहीं था। मैंने तुमको जो नोट लिखा था वह बिल्कुल सच था। मुझे इस बात का शक हो गया था कि मैं अपने पेशे की समाप्ति पर पहुंच चुका हूं। तभी मैंने उस बदशक्ल स्वर्गीय प्रोफेसर मोरियार्टी की आकृति देखी, जो कि उस संकरे रास्ते पर खड़ी थी और इस रास्ता सीधा सुरक्षा की तरफ जाता था। मैंने उसकी सलेटी आंखों में एक दृढ़ उद्देश्य देखा। मैंने उसके साथ कुछ बातचीत भी की और उसकी सहज अनुमति से एक आदेश भी लिखा, जो कि बाद में तुमको मिला, जिसे मैंने अपनी सिगरेट की डिब्बी और छड़ी के साथ छोड़ दिया था। मैं फिर संकरे रास्ते पर चल दिया। मोरियार्टी अभी भी मेरे पीछे आ रहा था और जब मैं अंतिम छोर पर पहुंचा तो देखा कि मैं एक घाटी पर खड़ा हूं। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, पर वह मेरी तरफ दौड़ा और मुझे अपनी लंबी बाहों में जकड़ लिया। मैं जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका था और वह केवल मुझसे बदला लेना चाहता था। हम ऊपर झरने के किनारे एक साथ गुंथे हुए लड़खड़ा रहे थे। मुझे जापानी कुश्ती की कुछ जानकारी है, जो कि कई बार मेरे काम भी आ चुकी है। मैं किसी तरह उसकी पकड़ से बाहर आ चुका था, पर वह एक तेज चीख के साथ मुझ पर पागलों की तरह देर तक ठोकर मारता रहा और हवा में अपने पंजे लहराता रहा। उसके इन सारे प्रयासों के दौरान वह अपना संतुलन ना बना सका और नीचे खाई में गिर गया। ऊपर किनारे से मैंने देखा कि वह काफी नीचे तक गिरता चला गया और फिर एक चट्टान से टकराया, उछला और नीचे गहरे पानी में गिर गया। मैंने इस कहानी को आश्चर्य के साथ सुना, जो कि होम्स ने अपनी सिगरेट के कश लेते हुए मुझे सुनाई। मैं जोर से चीखा, पर वे पैरों के निशान, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था, जो कि रास्ते पर सिर्फ जाने के थे, वापस लौटने के नहीं। ये इस प्रकार हुआ कि जब प्रोफेसर गायब हो गया, तब मैंने सोचा कि भाग्य ने मुझे कितना अद्भुत अवसर दिया है। मैं जानता था कि मोरियार्टी ही वह अकेला शख्स नहीं था जिसने मेरी मौत की कसम खाई थी। वहां कम से कम 3 और लोग थे जिनकी मुझसे बदला लेने की चाहत है और बढ़ती जाएगी जब वे जानेंगे कि उनके नेता की मौत हो चुकी है। वे सब बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। उनमें से कोई ना कोई एक या ज्यादा मुझे ढूंढ लेंगे और दूसरी तरफ दुनिया मान चुकी होगी कि मेरी मौत हो गई। इस तरह वे निश्चिंत हो जाएंगे। वे लोग खुद ही सामने आ जाएंगे और कभी ना कभी मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तभी उस घोषणा का समय आएगा कि मैं जीवित हूँ। इसलिए मेरे दिमाग ने तेजी से काम किया और मुझे लगता है कि जब तक प्रोफेसर मोरियार्टी नीचे रेंच बाक झरने में पहुंचा होगा, इतनी ही देर में मैंने इस पर सोच लिया था। मैं खड़ा हुआ और अपने पीछे उस चट्टान वाली दीवार को देखा। तुम्हारे उस सजीव चित्रण के साथ वह विवरण जिसे मैंने कुछ महीनों बाद पढ़ा था और जिसमें तुमने इस बात पर जोर दिया था कि वह दीवार बिल्कुल ही सीधी सपाट थी, पर वह बात पूरी तरह से सही नहीं थी। दीवार पर कहीं कहीं पैर टिकाने के लिए अपने आप छोटे छोटे खांचे बन गए थे।
वह चट्टानी चढ़ाई बिल्कुल असंभव सी मालूम पड़ती थी और इसीलिए गीले रास्ते के बगल से गुजरते हुए मेरे पैरों के निशान का मिलना भी असंभव था। ये हो सकता था कि वापसी के मेरे जूतों के निशान तुम्हें मिल जाते, पर तीन तीन जोड़ी पैरों के एक ही दिशा में जाते निशानों ने वाकई एक धोखा पैदा कर दिया होगा। एक चीज और सबसे अच्छी हुई कि मैंने ऊपर चढ़ने का जोखिम उठाया। वॉटसन, इस काम में कोई मजा नहीं आ रहा था। नीचे झरने के गरजने की आवाज आ रही थी। मैं कोई कल्पनाशील व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे उस खाई में मोरियार्टी की मुझ पर चीखने की आवाज महसूस हो रही थी। एक छोटी सी भी गलती मेरे लिए खतरा बन सकती थी। कई बार मेरे हाथों में घास का गुच्छा आया या मेरा पांव भीगे हुए चट्टानी खांचों से फिसला और मुझे लगा कि मैं गया। पर मैंने ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष किया और कई फीट नीचे की चट्टान पर पहुंच गया, जो कि मुलायम हरी काई से भरी हुई थी और जहां मैं दिखाई न देकर बहुत ही आराम की हालत में लेट सकता था। मैं वहीं लेटा हुआ था जहां प्रिय वॉटसन, तुम और तुम्हारे सहयोगी बहुत ही दयनीय तरीके से मेरी मौत की स्थिति की छानबीन कर रहे थे। अंत में जब तुम सभी ने अपनी कभी न बदलने वाली गलत धारणा को बना लिया और तुम वापस होटल चले आए, तब भी मैं वहां अकेला पड़ा रहा। मैंने सोचा कि मैं अपने रोमांचकारी कारनामों की समाप्ति पर पहुंच चुका हूं, परंतु एक बिना उम्मीद वाली घटना ने मुझे दिखाया कि अभी भी मेरे लिए कुछ आश्चर्यजनक चीजें बची हुई हैं। तभी एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से गिरी, मेरे पीछे जोर की आवाज करते हुए रास्ते पर टकराई और फिर उछलकर झरने में गिर गई। एक मिनट के लिए मुझे लगा ये एक दुर्घटना थी, पर अगले ही पल मुझे अंधेरे आसमान की तरफ एक आदमी का सिर दिखाई पड़ा और फिर एक दूसरा पत्थर वहीं पर गिरा जहां मैं लेटा हुआ था। इस पत्थर की मेरे से सिर्फ 1 फीट की दूरी थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, मोरियार्टी अकेला नहीं था, इसका पूरा गिरोह था। और यहाँ तक कि एक झलक ने ही मुझे दिखा दिया कि इस आदमी का गिरोह कितना खतरनाक है। जब प्रोफेसर मुझ पर आक्रमण कर रहा था तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक गार्ड भी था। बहुत दूर से वह मुझे दिख नहीं रहा था, पर अपने साथी की मौत और मेरे बचे रहने का गवाह भी वह था। उसने थोड़ा इंतजार किया और फिर ऊपर चट्टान का चक्कर लगाने की कोशिश भी की, जो कि उसका साथी नहीं कर सका था। वॉटसन, मैंने इस बारे में बहुत देर तक नहीं सोचा। फिर मैंने ऊपर पहाड़ी पर उस कठोर चेहरे वाले को देखा। मैं समझ गया कि वह दूसरा पत्थर उठाने ही वाला था। मैं रास्ते पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कठिन काम होशो हवास में कर रहा था। मेरे लिए उठ पाना काफी कठिन था, पर मेरे पास खतरे की बात सोचने का भी वक्त नहीं था। तभी एक दूसरा पत्थर मेरे पीछे गिरा और मैं उस खांचे को पकड़ किनारे की तरफ हाथों के बल लटक गया। आधी दूरी तक मैं फिसलता रहा, पर ईश्वर की कृपा से मैं रास्ते पर आ गया। मेरे शरीर से खून बह रहा था और मेरे कपड़े भी फट गए थे। मैं पहाड़ में करीब 10 मील तक अंधेरे में भागता रहा और 1 हफ्ते के बाद मैं इस विश्वास के साथ फ्लोरेंस पहुंचा कि दुनिया में अब कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे केवल अपने भाई माइक्रॉफ्ट पर ही भरोसा था। प्रिय वॉटसन, तुम मुझे माफ कर दो, परंतु ये इतना जरूरी था कि इस बात का दुनिया को पता चल जाए कि मैं मर गया। ये बात बिल्कुल ही तय थी कि यदि तुम ये ना सोचते कि मेरी मौत की बात सच है, तब तुमने इतने यकीन से मेरी मौत के बारे में उस दुखद अंत को ना लिखा होता। पिछले 3 सालों में तुमको लिखने के लिए मैं हमेशा डरता था कि तुम मुझसे अपने लगाव की वजह से कुछ असावधानी ना कर बैठो, जिससे मेरी ये गोपनीयता भंग हो जाए। इसलिए मैं आज शाम को भी तुमसे मिलकर वापस चला गया, जबकि तुमने मेरी किताबें गिरा दी थी। मैं उस समय भी खतरे में था और तुम्हारी थोड़ी सी भी जिज्ञासा और भावना मेरी पहचान पर लोगों का ध्यान खींच लेती, जिसका बहुत ही दुखद और ना सुधरने वाला परिणाम सामने आता। यहाँ तक कि माइक्रॉफ्ट का सवाल है, मुझे उसे इसलिए बताना पड़ा कि जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं उससे धन ले सकूं। लंदन के हालात इस समय ठीक नहीं हैं और मोरियार्टी गिरोह के 2 बहुत ही खतरनाक आदमी जेल जाने से अभी भी बचे हुए हैं। मुझसे बदला लेने वाले 2 मेरे दुश्मन अभी भी आज़ाद हैं। मैं 2 सालों तक तिब्बत में घूमता रहा और ल्हासा में आनंद लेते हुए मैंने कुछ दिन प्रमुख लामा के साथ भी बिताए। तुमने नॉर्वे के सिगर्सन की असाधारण खोजों के बारे में पढ़ा, पर मुझे पक्का यकीन है कि तुमने अपने साथी की शायद ही कोई खबर पढ़ी होगी। इसके बाद मैं पर्शिया से होकर मक्का पहुंचा और थोड़ा ही पर रोचक समय खलीफा के साथ खाटौम में गुजारा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैंने विदेश कार्यालय में भी बात कर ली।
फ्रांस के लिए वापस आते समय मैंने कुछ महीने कोलतार निकासी के अनुसंधान में भी बिताए, और जिसका संचालन मैंने दक्षिण फ्रांस के मॉन्टपेलियर की एक प्रयोगशाला में भी किया था। अपने खुद के संतोष और ये जानकर कि मेरा एक दुश्मन लंदन में है, मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी पार्क लेन के इस खास रहस्य की खबर ने मुझे जल्दबाजी के लिए मजबूर कर दिया। इस खबर ने अपनी खासियत से मुझे लुभाया ही नहीं, बल्कि इसने कुछ खास निजी अवसरों के लिए भी आमंत्रित किया। मैं तुरंत ही लंदन आ गया और बेकर स्ट्रीट में मैंने अपने लोगों से संपर्क किया, जिसमें मिसेस हडसन पर तो दौरा ही पड़ गया। माइक्रॉफ्ट ने मेरा कमरा और मेरे कागज बिल्कुल उसी हालात में रखे थे जैसे कि वे पहले रखे जाते थे। प्रिय वॉटसन, देखो, आज ठीक 2 बजे मैं अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा हूँ और केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने साथी वॉटसन को दूसरी कुर्सी पर बैठा देखूं, जिसकी वह अक्सर शोभा बढ़ाता है। यही वह अद्भुत विवेचना थी जिसे मैंने अप्रैल की उस शाम को सुना था। यदि ये विवेचना उस लंबे, अलग तरह के शरीर, सजग व जिज्ञासु शक्ल वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनाई जाती, जिसे मैंने सोचा भी नहीं था मैं फिर से देखूंगा, तब ये एक ऐसी विवेचना होती जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही अविश्वसनीय होती। होम्स के व्यवहार से ये मालूम पड़ता था कि उसने मेरी पीड़ा को समझ लिया था, और उसकी करुणा शब्दों से अधिक उसके व्यवहार में झलक रही थी। होम्स ने कहा, वॉटसन, काम ही दुख की सबसे बड़ी औषधि है, और आज रात को हम दोनों के पास एक छोटा सा काम है, जिसे यदि हम सफलता के परिणाम तक पहुंचा देते हैं, तब ये कार्य हमारे जीवन को पृथ्वी पर पूरी तरह चरित्रार्थ कर देगा। मैं कुछ समझ नहीं सका और मैंने उससे खुलकर बताने के लिए कहा। होम्स ने कहा, तुम सुबह से पहले काफी कुछ देख और सुन पाओगे। हमारे पास बातचीत करने के लिए अतीत के 3 साल हैं। 9:30 बजने दो, तभी हम खाली मकान के रहस्य पर बात शुरू करेंगे। जब मैंने खुद को घोड़ा गाड़ी में उसके पास पीछे बैठा हुआ पाया, मेरी रिवॉल्वर जेब में थी और दिल में उत्साह भरा हुआ था। तब ये समय वाकई उन पुराने दिनों की तरह ही लग रहा था। होम्स बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हुए थे। जैसे ही सड़क पर लगे खंभों की रोशनी उनके गंभीर चेहरे पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि विचार में डूबे होने की वजह से उनकी भौहें सिकुड़ गई हैं और उनके पतले होंठ भिजे हुए हैं। मैं ये तो नहीं जानता था कि लंदन में अपराधियों के घने जंगल में हम किस जंगली जानवर का शिकार करने वाले हैं, पर मुझे अपने शिकारी की स्थिति से इस बात का पक्का यकीन था कि मामला काफी गंभीर है। उनकी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट कभी कभी उनके चेहरे पर हमारी खोज के लिए एक अच्छे शगुन की तरह ही दिखाई देती थी। मैंने सोचा कि हम बेकर स्ट्रीट जा रहे हैं, पर होम्स ने घोड़ा गाड़ी कैवेंडिश स्क्वायर के होने पर ही रोक दी। मैंने देखा कि जैसे ही वे उतरे, उन्होंने अपने दाहिने व बाईं ओर एक खोजी निगाह डाली और फिर पास की गलियों की तरफ भी देखा। उन्होंने ये जानने के लिए थोड़ी कोशिश भी की कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। हमारा रास्ता एकदम सुनसान था। लंदन के छोटे छोटे रास्तों के बारे में होम्स की जानकारी अद्भुत थी, और ऐसे मौके पर तो वे छोटे छोटे घुड़सालों और अस्तबलों के जाल के बीच से होकर गुजर जाते थे, जिनकी मौजूदगी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब हम एक पतली सी सड़क पर आ गए, जहां किनारे पुराने और बदरंग से घर कतार में बने हुए थे। यह रास्ता हमें मैनचेस्टर स्ट्रीट और फिर ब्लैंडफोर्ड स्ट्रीट की तरफ ले जा रहा था, पर यहीं पर वे एक संकरे रास्ते की तरफ मुड़े और हम खुले मैदान से होकर एक लकड़ी के मकान के भीतर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने चाबी से उस मकान के पीछे का दरवाजा खोला। हम मकान के भीतर साथ साथ ही घुसे और घुसते ही होम्स ने दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ बहुत अंधेरा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मकान बिल्कुल ही खाली था। नंगे फर्श पर हमारे जूतों से चलने की आवाज आ रही थी, और हमारे फैले हाथों ने तभी दीवार को छुआ जिस पर कागज के फीते लटके हुए थे। होम्स की पतली और ठंडी उंगलियों ने मेरी कलाई को जकड़ रखा था। मैं मुझे एक बड़े से हॉल की तरफ ले गया, जहां दरवाजे के ऊपर रोशनदान से आती धुंधली रोशनी दिखाई पड़ रही थी। ठीक यहीं पर होम्स अचानक दाहिनी तरफ मुड़ा और हम एक बड़े चौकोर से कमरे में आ गए, जिसके कोनों में काफी अंधेरा था, पर दूर सड़क से आती धुंधली रोशनी बीच में पड़ रही थी। खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी और वहां लैंप भी नहीं था। हम आपस में एक दूसरे को उंगलियों के सहारे ही पहचान सकते थे। मेरे साथी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और अपने होठों को मेरे कान के पास ले आए और फुसफुसाते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं?
उस धुंधली खिड़की की तरफ घूरते हुए मैंने कहा, ये जगह पक्के तौर पर बेकर स्ट्रीट ही है। बिल्कुल ठीक। हम अपने पुराने क्वार्टर के ठीक सामने कैंडेन हाउस में हैं। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है। प्रिय वॉटसन, थोड़ी सी तकलीफ उठाओ और उस खिड़की के पास आओ, पर इस बात का ध्यान रखो कि तुम बाहर ना दिखाई पड़ो। अब अपने पुराने कमरे की तरफ देखो, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह लगेगा। हम देखेंगे कि 3 सालों की मेरी गैर मौजूदगी ने मेरी तुमको चौंका देने वाली शक्ति पूरी तरह से खो दी है क्या? मैं धीरे से आगे सरक गया और जैसे ही मेरे आंखें अपनी उस जानी पहचानी खिड़की पर पड़ी, मैंने एक गहरी सांस ली और आश्चर्य से चीख पड़ा। खिड़की खुली हुई थी और कमरे में एक तेज रोशनी चल रही थी। खिड़की के पर्दे पर एक व्यक्ति की आकृति की परछाई दिख रही थी, जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सिर का संतुलन, कंधों की चौड़ाई और चेहरे के तीखेपन में कोई भी गलती नहीं थी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ था, जिसका प्रभाव उस छाया पर पड़ रहा था। ये छाया ठीक वैसे ही थी जैसे कि मेरे दादाजी फोटो फ्रेम्स में पसंद करते थे। ये होम्स की बिल्कुल हूबहू मूर्ति थी। मैं इतना आश्चर्यचकित था कि मैंने अपना हाथ अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ बढ़ाकर अपना यकीन पक्का कर लिया। वह धीमे से हंसते हुए हिल रहे थे। देखा? मैंने जोर से कहा, हे भगवान, ये तो अद्भुत है। होम्स ने कहा, मुझे यकीन है कि उम्र मुझे ना तो बढ़ा सकेगी और ना ही मेरी अनंत विविधताओं की परंपरा को बासी होने देगी। मैंने उसकी आवाज़ में वही खुशी और गर्व महसूस किया जो कि किसी कलाकार को अपनी रचना पर होता है। ये वाकई मेरी तरह ही है ना? मैं इस बात को कसम खाकर कह सकता था कि तुम ही हो। इसे बनाने का श्रेय ग्रीनोबल के मॉन्सियर ऑस्कर म्यूनिर को जाता है, जिन्होंने इनको बनाने में कुछ दिन लगाए थे। ये मूर्ति मोम की है। बाकी सब कुछ मैंने आज दोपहर में बेकर स्ट्रीट पहुंचकर किया है। पर क्यों? क्योंकि प्रिय वॉटसन, मेरे पास इस बात के पक्के कारण हैं कि मैं ये चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ ना रहूं, तब कुछ लोग ये सोचें कि मैं यहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कमरों पर निगरानी रखी जाती है? मैं जानता था कि वे निगरानी रख रहे हैं। कौन लोग? मेरे पुराने दुश्मन वॉटसन, वही गिरोह जिसका नेता रेंचबॉक झरने में डूबकर मर गया था। तुम्हें याद होगा कि केवल वही लोग जानते थे कि मैं जिंदा बच गया हूँ। उनको ये विश्वास होगा कि मैं कभी ना कभी अपने कमरे में वापस लौटूंगा। उन्होंने लगातार निगरानी रखी और आज सुबह उन्होंने मुझे आते हुए देखा था। तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो मुझे उनका संतरी दिखाई दिया, जिसे मैं पहचानता था। वह कम घातक आदमी था। उसका नाम पार्कर है। उसका पेशा गला घोंटना है और इस काम को वह तार से बखूबी अंजाम देता है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अधिक डर उस भयानक आदमी से है जो कि इसके पीछे है। वह आदमी मोरियार्टी का पक्का मित्र है और ये वही आदमी है जिसने ऊपर पहाड़ी से मुझ पर पत्थर बरसाए थे। ये आदमी लंदन का सबसे खतरनाक और चालाक अपराधी है। यही वह आदमी है जो कि आज की रात मेरे पीछे पड़ा है वॉटसन, और यही वह आदमी है जो कि इस बात से अनजान है कि हम उसके पीछे हैं। मेरे साथी की योजनाएं अब धीरे धीरे खुद ही खुलती जा रही थीं। इसी सुविधाजनक एकांत जगह से देखने वाले देखे जा रहे थे और रास्ता चलने वालों पर ध्यान रखा जा रहा था। उधर से आती हुई एक पतली सी छाया हमें लुभा रही थी और हम इसके शिकारी थे। हम अंधेरे में चुपचाप खड़े थे और जल्दी जल्दी आती जाती आकृति जो कि हमारे सामने से कई बार गुजरी, उसे हम ध्यान से देख रहे थे। होम्स बिल्कुल ही शांत और स्थिर थे, पर मैं कह सकता हूँ कि वे बहुत ही सजग थे और उनकी आंखें हर आने जाने वाले आदमी पर टिकी हुई थी। आज की रात बहुत ही ठंडी थी और नीचे सड़क पर तेज हवा सीटी की आवाज के साथ बह रही थी। बहुत से लोग सड़क पर आ जा रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने कोट और गले में मफलर जैसी चीज पहन रखी थी। एक बार मुझे लगा कि मैंने एक ही चेहरे को 2 बार देखा है। खास तौर से उन 2 आदमियों पर ध्यान दिया जो कि हवा से बचने के लिए उस मकान के छोटे से बरामदे पर रुके थे। मैंने अपने साथी का ध्यान उन दोनों की तरफ दिलाया, परंतु उसने बहुत ही कम अधीरता दिखाई और सड़क पर ध्यान से देखता रहा।
उन्होंने कई बार अपने पैर बदले और दीवार पर अपनी उंगलियां तबले की तरह थपथपाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वह बेचैन हो रहा था, क्योंकि उनकी योजना उसकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर रही थी। धीमे धीमे जब रात आधी बीत गई और सड़क पर लोग भी आने जाने बंद हो गए, तब वे कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगे। मैं उन्हें कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने उस रोशनी वाली खिड़की की तरफ देखा और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने होम्स की बांह पकड़ी और उसकी ओर देखने का इशारा किया। मैंने जोर से कहा, वह परछाई वहां से हट गई है। वहां कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि उसका पीछे का हिस्सा हमारी तरफ हो गया है। पिछले 3 साल वाकई उनके स्वभाव की कठोरता को कम नहीं कर पाए, या ये उनके खुद की तुलना में उनकी कम बुद्धिमानी वाली सक्रियता का ही अधीर व्यवहार था। होम्स बोले, वाकई इसे हटा लिया गया है। वॉटसन, मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैंने एक मूर्ति खड़ी कर दी और सोचा कि यूरोप के इतने खूंखार अपराधी इससे धोखा खा जाएंगे। हम इस कमरे में 2 घंटे से हैं और मिसेस हडसन ने उस आकृति को 8 बार हटाया बढ़ाया है, यानी हर चौथाई घंटे में 1 बार। मैं सामने से ऐसा करती रही, इसलिए उनकी परछाई नहीं पड़ी। होम्स ने एक ठंडी सांस खींची। अंधेरे कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने उनका सिर झुका हुआ देखा और उनकी पूरी मुद्रा में एक दृढ़ सजगता थी। बाहर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वे दोनों आदमी शायद अभी भी उस मकान के छोटे से बरामदे में दुबके हुए थे, परंतु अब मैंने उनको नहीं देखा। चारों तरफ शांति और अंधेरा था। सामने के उस पीले पर्दे पर काली आकृति की छाया पड़ रही थी। तभी उस सुनसान चुप्पी में मैंने फुसफुसाने की महीन सी आवाज सुनी, जिसमें एक खास तरह की उत्तेजना थी। होम्स ने तुरंत ही मुझे कमरे के अंधेरे कोने की तरफ खींच लिया और मुझे चुप रहने की चेतावनी भी दी। उनकी जकड़ी हुई उंगलियों में एक कंपन था। हमारे सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ, जिसको उसकी तेज समझ ने पहले ही भांप लिया था। एक धीमी सी पर रहस्यमयी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज बेकर स्ट्रीट की तरफ से नहीं आ रही थी, बल्कि उसी मकान के पीछे से आ रही थी जहां हम छिपे हुए थे। एक दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। अगले ही पल गलियारे में पैरों की चलने की आवाज सुनाई दी और उसकी प्रतिध्वनि खाली कमरे में गूंज रही थी। होम्स दीवार के पास दुबक गए और मैंने भी वही किया। मेरा हाथ रिवॉल्वर की मूठ पर कस गया। उस अंधेरे में झांकते हुए मैंने एक आदमी की धुंधली सी आकृति देखी, जो कि खुले हुए दरवाजे के अंधेरे से भी अधिक काली थी। वह आदमी एक पल के लिए रुका और फिर आगे की तरफ रेंगता हुआ, हमारे मन में एक डर सा पैदा करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। मैं मुझसे केवल 3 गज की दूरी पर था और इसे वहां पर मेरी मौजूदगी का अंदाज भी नहीं था। मैंने उसे खुद को टकराने से बचा लिया। वह बिल्कुल ही मेरे पास से गुजर गया और बिना आवाज किए ही उसने खिड़की पर पर्दा आधा फुट ऊपर उठा दिया। जैसे ही उस खुली खिड़की के सामने बैठा और बाहर सड़क से उस गंदे शीशे से होकर आती धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जो कि बहुत कम भी नहीं थी, वह आदमी काफी उत्तेजित दिख रहा था। उसकी आंखें 2 तारों की तरह चमक रही थी और उसका जबड़ा भिंचा हुआ था। वह आदमी एक अच्छी खासी उम्र का था। उसकी नाक पतली, माथा ऊंचा और सिर आगे से गंजा एवं अधपकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसने अपना हैट पीछे की तरफ कर रखा था और खुले ओवरकोट से उसकी कमीज बाहर की तरफ झांक रही थी। उसका चेहरा रूखा व कठोर था और उसमें कई जगह गहरे कटे निशान थे। उसके हाथ में एक छड़ी जैसी चीज दिख रही थी, परंतु जैसे ही उसने इसे जमीन पर रखा, एक धातु के टकराने की आवाज आई। फिर उसने अपने ओवरकोट की जेब से एक बड़े आकार की चीज निकाली और उनको आपस में जोड़ने में व्यस्त हो गया। एक तेज क्लिक की आवाज के साथ उसने अपना काम खत्म किया। यह आवाज किसी स्प्रिंग या बोल्ट की अपनी जगह पर लगने जैसी थी। अभी भी वह आदमी जमीन पर ही झुका हुआ था और किसी लीवर जैसी चीज को खींच रहा था, जिसका परिणाम एक तेज चरखी की आवाज जैसा था। यह भी एक शक्तिशाली क्लिक पर ही खत्म हुई। अब वह खड़ा हो गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक राइफल जैसी चीज थी, जिसका हत्था अजीब सा था। इसने इसकी नाल को बीच में से खोलकर इसमें कुछ डाला और फिर बंद कर दिया। उसने अपनी राइफल की नाल खुली खिड़की से बाहर की ओर कर दी और मैंने देखा कि उसकी लंबी मूछें इस पर झुकी हुई हैं।
उसकी चमकती आंखें बाहर की तरफ देख रही थीं। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर राइफल की बट को टिके देखा, मैंने राहत की सांस ली। जब उसकी निगाह के अंतिम हिस्से पर मेरी निगाह पड़ी तो मैंने उस चकित कर देने वाले लक्ष्य को देखा, जो कि पीली पृष्ठभूमि पर एक काली आकृति थी। एक पल के लिए वह आदमी बिल्कुल स्थिर हो गया और उसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर कस गई। तभी सनसनाती हुई तेज देर तक और अजीब सी आवाज के साथ चमकीला शीशा टूटने की आवाज आई। ठीक उसी समय होम्स उस आदमी की पीठ पर चीते की तरह झपटे और उसे चेहरे के बल पर जमीन पर गिरा दिया। वह आदमी अगले ही पल उठा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ होम्स का गला पकड़ लिया। पर उसी समय मैंने अपनी रिवॉल्वर की मूठ से उसके सिर पर चोट की और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। मैं भी उस पर झपट पड़ा। तभी मेरे साथी ने एक तेज सीटी बजाई, जिसे सुनते ही कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज और सामने 2 वर्दीधारी पुलिस के जवान आते दिखे, जिनके पास सादे कपड़ों में एक जासूस भी था। ये सभी सामने के दरवाजे से होते हुए कमरे में घुसे थे। होम्स ने कहा, अरे लेस्ट्रेड, तुम? जी हाँ मिस्टर होम्स, मैंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया था। आपको फिर से लंदन में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी गैर सरकारी सहायता की जरूरत है। पिछले 1 साल में हुई 3 हत्याएं क्या ये नहीं दिखाती हैं? किंतु तुमने मॉल से रहस्य को लग सकने वाले समय से पहले ही पता लगा लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हम सभी खड़े थे और हमारा कैदी, जिसे उन कांस्टेबलों ने दोनों तरफ से पकड़ रखा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सड़क पर पहले से ही कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। होम्स खिड़की की तरफ आगे बढ़े और इसे बंद करके इसका पर्दा गिरा दिया। लेस्ट्रेड ने 2 मोमबत्तियां जला दी और पुलिस वालों ने अपनी लालटेनों के भी ढक्कन हटा दिए थे। मैं अब अपने कैदी का चेहरा ठीक से देख सकता था। इस आदमी की शक्ल बहुत ही मर्दानी और क्रूर थी। इसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। एक दार्शनिक की तरह उसकी भौहें और भोग विलास वाले उसके जबड़े से पता चलता था कि उस आदमी में अच्छे और बुरे दोनों ही कामों को पूरा करने की क्षमता थी। प्रकृति के साधारण खतरनाक चिन्हों को पढ़े बिना कोई भी उसकी सनकी पलकों से ढकी क्रूर नीली आंखों, खूंखार चेहरे, आक्रामक और डराने वाली नाक एवं घनी भौं को नहीं देख सकता था। उसने हम में से किसी पर ध्यान नहीं दिया, पर उसकी आंखें होम्स के चेहरे पर गड़ी हुई थी, जिसमें घृणा और आश्चर्य दोनों का ही मिश्रण था। वह बुदबुदा रहा था, तुम बहुत चालाक हो। होम्स ने उसके मुड़े तुड़े कॉलर को ठीक करते हुए कहा, ओ कर्नल, प्रेमियों के मिल जाने से यात्राएं खत्म हो जाती हैं। पुराने नाटक ऐसा ही कहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। हालांकि राइखनबाग के झरने के ऊपर जब मैं लेटा था, तब तुमने मुझ पर ध्यान देने की मेहरबानी की थी। कर्नल अभी भी मेरे साथी को एक टक घूरता हुआ बोला, तुम बहुत धूर्त हो। होम्स ने कहा, मैंने अभी तक तुम्हारा इनसे परिचय नहीं कराया है। ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन मोरॉन है और किसी समय ये इंडियन आर्मी में था। हमारी ईस्टर्न एम्पायर का ये एक बेहतरीन निशानेबाज रह चुका है। कर्नल, मैं सही कह रहा हूँ कि चीतों के शिकार में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। होम्स फिर बोले, मेरी साधारण सी योजना ने इतने पुराने शिकारी को धोखा दे दिया। तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए था। क्या तुमने चीते के शिकार के लिए बछड़ा पेड़ में नहीं बांधा और तुमने अपनी राइफल के साथ पेड़ पर बैठकर इंतजार भी किया होगा? ये खाली मकान मेरा पेड़ है और तुम मेरे चीते। कई चीते होने की संभावना की वजह से तुमने अपने पास और भी बंदूकें रखी होंगी, या तुम्हारा निशाना चूकने पर वे काम आती। दूसरी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, ये है मेरी दूसरी बंदूकें, जो कि ठीक वैसी ही थी। फिर गुस्से से गुर्राता हुआ आगे की ओर झपट पड़ा, पर तभी दोनों पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीछे की ओर ढकेल दिया। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा दिख रहा था। होम्स ने कहा, मैं मानता हूं कि तुमने भी मुझे थोड़ा आश्चर्य में डाल दिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी इस काम के लिए इसी खिड़की का इस्तेमाल करोगे। मैंने सोचा था कि तुम सड़क से ही अपने काम को अंजाम दोगे। इसलिए मेरे साथी लेस्ट्रेड और उसके सहयोगी वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरी वह सारी तैयारी बेकार चली गई। कर्नल मोरॉन ने उस सरकारी जासूस की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने की वजह हो सकती है और नहीं भी, पर इस आदमी का ताना सुनने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। अगर मैं कानून के हाथ में हूं तो कानून को अपने ढंग से काम करने दो। लेस्ट्रेड ने कहा, यह बात सही है। अब हमारे यहाँ से जाने तक आप कुछ भी नहीं कहेंगे।
होम्स ने वह शक्तिशाली एयरगन जमीन से उठा ली और इसके काम करने के तरीके को ध्यान से देखने लगा। फिर बोले, ये बहुत ही बेहतरीन हथियार है। इसमें आवाज भी नहीं होती और इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है। मैं जानता हूँ, इसे उस प्रोफेसर मोरियार्टी ने अंधे जर्मन मिस्त्री से ऑर्डर देकर बनवाया था। मैं इसके बारे में कई वर्षों से जानता था, हालांकि इसे इस तरह से परखने का अवसर मुझे पहले कभी नहीं मिला। लेस्ट्रेड, मैं इसमें लगने वाली गोली पर भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेस्ट्रेड ने कहा, आप इसकी देखभाल के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सभी लोगों के दरवाजे की ओर चलने के साथ ही वह फिर से बोला, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? केवल ये पूछना चाहता हूं कि इस पर कौन सा अभियोग लगाओगे? कौन सा आरोप सर? इसने शेरलॉक होम्स की हत्या का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है लेस्ट्रेड, मैं इस मामले में आना नहीं चाहता हूँ। इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। हाँ लेस्ट्रेड, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। इसमें तुमने अपनी चालाकी और साहस दोनों का ही इस्तेमाल किया और इसे पकड़ लिया। किसे? किसे मिस्टर होम्स? यही वह आदमी है जिसने पुलिस की सारी कोशिशें बेकार कर दी थी। ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन मोरॉन है, जिसने माननीय रोनाल्ड एडेयर की हत्या इसी एयरगन से 427 पार्क लेन के सामने वाली खुली खिड़की से पिछले महीने की 13 तारीख को की थी। यही इसका अभियोग है लेस्ट्रेड। वॉटसन, अगर तुम उस टूटी हुई खिड़की से कुछ पाना चाहते हो तो मेरे पढ़ने वाले कमरे में आधे घंटे के लिए मेरे साथ एक सिगार पीते हुए तुम कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। हमारे पुराने कमरे माइक्रॉफ्ट होम्स और मिसेस हडसन की देखरेख में बिल्कुल पहले की तरह ही थे। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने देखा कि वहां एक अप्रत्याशित व्यवस्था थी, परंतु पुराने निशान अपनी ही जगह पर मौजूद थे। मेज पर एसिड के धब्बे पड़े हुए थे। वहां अलमारी में बेकार और संदर्भ ढूंढने वाली किताबों के ढेर लगे थे, जिसमें से बहुत सी किताबों को तो एक आम नागरिक जला ही देना पसंद करेगा। चित्र, वॉयलिन का डब्बा, पाइप रखने का आला, यहाँ तक कि पर्शियन चप्पलें जिनमें तंबाकू भी पड़ी थी, भी मेरी आंखों के सामने थी। इस कमरे में 2 लोगों का दखल पहले से ही था। एक तो मिसेस हडसन, जिन्होंने हमें घुसते ही ऊपर से नीचे तक देखा, और दूसरी वह मूर्ति जिसने रात के रोमांच में एक अहम भूमिका अदा की थी। यह मूर्ति रंगीन मोम की थी और इसकी शक्ल मेरे साथी की बिल्कुल हूबहू थी। इसे एक छोटी सी टेबल पर रखा गया था और इस पर होम्स का एक गाउन भी पड़ा था, ताकि सड़क से इसे उनके होने का भ्रम पैदा किया जा सके। होम्स ने कहा, मिसेस हडसन, मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी सावधानियों पर एक नजर डाल ली होगी। सर, जैसे आपने बताया था, मैं अपने घुटनों के बल ही गई थी। बहुत बढ़िया, तुमने सारा काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। क्या तुमने देखा कि वह गोली कहाँ गई? हाँ सर, पर मुझे डर है कि इसने आपकी खूबसूरत मूर्ति को तो बर्बाद कर दिया होगा, क्योंकि वह इसके सिर को छेदते हुए दीवार से टकराकर गिर पड़ी। मैंने उसे कालीन से उठा लिया था, ये रही। होम्स ने इसे लाकर मुझे दे दिया और बोले, वॉटसन, तुम समझ ही रहे हो कि ये रिवॉल्वर की छोटी सी गोली है। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा जो ये समझेगा कि ये गोली एयरगन से निकली है। ठीक है मिसेस हडसन, आपके सहयोग का मैं बहुत आभारी हूँ। वॉटसन, चलो अब हम अपनी पुरानी जगह पर बैठते हैं, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। होम्स ने अपना फर वाला फ्रॉक कोट उतार दिया और उस पुतले से अपना वही पुराना ड्रेसिंग गाउन उठाकर पहन लिया। जब होम्स ने अपने पुतले का टूटा हुआ माथा देखा तो हंसते हुए बोला, पुराने शिकारी दिमाग ने ना तो अपना संतुलन खोया है और ना ही अपनी आंखों का पैनापन। मस्तिष्क को छेदती हुई सिर के पिछले भाग के ठीक बीच में इसने चोट पहुंचाई है। वह आदमी भारत का बेहतरीन शिकारी था और मुझे उम्मीद है कि लंदन में भी कुछ ऐसे ही बेहतर निशानेबाज होंगे। क्या तुमने उनका नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है। वे बहुत ही मशहूर हैं। जहां तक मुझे याद है, तुमने प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी का भी नाम सुना होगा, जो कि इस शताब्दी का बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। अलमारी से उठाकर जीवनियों की सूची मुझे दे दो। वे अपनी कुर्सी पर बैठकर हवा में सिगार के बादल उड़ाते हुए आराम से इसके पन्ने पलटते रहे। वे बोले, एम से मेरा संग्रह काफी अच्छा है। मोरियार्टी अपने आप में ही काफी विख्यात है, और यहाँ है जहर खुरान मॉर्गन, और ये है बुरी स्मृति वाला मॉड्यू, और अब मैथ्यू।
जिसने चारिंग क्रॉस के वेटिंग रूम में मेरा बाएं कोने वाला दांत तोड़ दिया था। अब आया हमारा आज की रात वाला दोस्त। होम्स ने किताब मुझे दी और मैंने इसे जोर से पढ़ा। कर्नल मोरॉन सेबेस्टियन, बेरोजगार, पहले प्रथम बेंगलोर पाइनियर्स में था। पैदाइश लंदन सन 1840। पुत्र सर ऑगस्टस मोरॉन, सीबी पर्शिया के भूतपूर्व मिनिस्टर। शिक्षा ऑक्सफोर्ड और ईटन। सेवाएं ज़ुबाकी कैंपेन, अफगान कैंपेन, चार्या सेवाब, शेरपुर और काबुल। लेखक हैवी गेम ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज 1881। 3 months इन द जंगल 1884। पता कॉन्ड्यूट स्ट्रीट, क्लब द एंग्लो इंडियन, टैंकर विली, द बेगाटेल कार्ड क्लब। इसके हाशिए पर होम्स ने लिखा था, लंदन का दूसरा बेहद खतरनाक आदमी। किताब को वापस सौंपते हुए मैंने कहा, ये आदमी एक सम्मानित सैनिक रहा है। होम्स ने जवाब दिया, ये सच है। एक हद तक इसने कई अच्छे काम किए हैं। ये बहुत ही साहसी आदमी रहा है। इसकी कहानी अभी भी भारत में सुनाई जाती है कि शेर के आधे खाए हुए घायल आदमी के पीछे कैसे ये नाले में रेंग कर उतर गया था। वॉटसन, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक खास ऊंचाई तक बढ़ते हैं और फिर उनमें अचानक कुछ विचित्रता से विकसित हो जाती है। ये चीज तुम आदमियों में भी अक्सर ही देखोगे। मैंने इसे एक सिद्धांत के रूप में भी महसूस किया है कि व्यक्ति के विकास में उसके पूर्वजों का बड़ा हाथ होता है और उसके जीवन में अचानक अच्छे या बुरे मोड़ इसलिए आते हैं क्योंकि इन पर उसकी वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अपने परिवार का निचोड़ जैसा होता है, व्यक्ति वैसा ही बनता है। ये कल्पना भी हो सकती है। खैर, मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ। चाहे जो भी कारण हो, कर्नल मोरॉन गलत आदमी बनना शुरू हो गया था। किसी खुली बदनामी के ना होने पर भी भारत में उसका रुकना मुश्किल हो गया था। वह वहां सेवा मुक्त हो गया और लंदन वापस आ गया। फिर बुराई में उसने अपना नाम रोशन कर लिया। यही वह समय था जब उसे प्रोफेसर मोरियार्टी ने पसंद कर लिया और उसे अपने आदमियों का मुखिया भी बना दिया। मोरियार्टी ने उसे खुले हाथों से धन दिया और उससे केवल 1 या 2 बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम लेता था, जो कि उसके साधारण अपराधी नहीं कर पाते थे। तुम्हें सन 1887 की वह घटना शायद याद हो जिसमें लॉडेर की मिसेज स्टेवर्ट की हत्या हुई थी? नहीं? खैर, मुझे यकीन है इसमें भी मोरॉन का ही हाथ था, पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सका। कितनी चालाकी से कर्नल को छुपा दिया गया था, यहाँ तक कि जब मोरियार्टी का गिरोह तोड़ भी दिया गया था तब भी हम उसे अपराधी सिद्ध नहीं कर पाए थे। तुम्हें शायद वह तारीख याद होगी जब तुमने कमरे में पूछा था कि एयरगन के डर से मुझे दरवाजों को कैसे बंद रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इसे तुमने मेरी कल्पना ही समझा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस असाधारण गन के बारे में जानता था और मुझे ये भी पता था कि इसके पीछे दुनिया का एक बेहतरीन निशानेबाज है। जब हम स्विट्जरलैंड में थे तब इसने मोरियार्टी के साथ हमारा पीछा किया था और यही वह आदमी था जिसने मुझे राइजनबाग के कगार पर वे खतरनाक 5 मिनट दिए थे। तुम सोच सकते हो कि अपने फ्रांस के प्रवास के दौरान मैंने अखबार कितने ध्यान से पढ़ा ताकि मैं उससे बच सकूं। जब तक लंदन में आज़ाद घूम रहा था, मेरी जिंदगी हमेशा खतरे में थी। रात हो या दिन, उसकी काली छाया हमेशा मेरे ऊपर मंडराती थी और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। मैं क्या कर सकता था? मैं उसे देखते ही गोली नहीं मार सकता था, नहीं तो मैं कटघरे में होता। मजिस्ट्रेट से इस बारे में कहने का भी कोई फायदा नहीं था। वे केवल खतरनाक संदेह पर दखल नहीं दे सकते थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। किंतु मैंने अखबार की खबरों को ये जानते हुए देखना था कि कभी न कभी मैं उसे पकड़ ही लूंगा। तभी रोनाल्ड एडेयर की हत्या की खबर आई। आखिरकार मेरा मौका आ ही गया। मैंने जो किया, इससे क्या ये नहीं पता चलता था कि कर्नल मोरॉन ने ही ये काम किया है? उसने उस युवक के साथ ताश खेले और क्लब से उसके घर तक पीछा करके उसकी खुली खिड़की से उसे गोली मार दी। इसमें अब कोई संदेह नहीं है, वे गोलियां ही उसके गले का फंदा बन चुकी हैं। मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा, मुझे उसके संतरी ने देख लिया और मेरे अनुसार उसने तुरंत ही कर्नल को मेरी मौजूदगी के बारे में सूचित कर दिया होगा। उसने मेरी वापसी को इस अपराध से जोड़ने में देरी नहीं की और इसके लिए वह खूंखार तरीके से तैयार हो गया। मुझे पक्का यकीन था कि वह मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा और इसके लिए वह खतरनाक हथियार का भी इस्तेमाल करेगा।
मैंने उसके लिए खिड़की में एक बढ़िया लक्ष्य भी रख छोड़ा था। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी बता दिया था कि उनकी जरूरत पड़ सकती है। और वॉटसन, तुमने उनकी मौजूदगी दरवाजे पर बिल्कुल सही समय पर देखी थी। मैंने न्यायिक सबूत के लिए इसका इस्तेमाल किया था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपने आक्रमण के लिए वही जगह चुनेगा। वॉटसन, क्या अभी भी बताने के लिए कुछ बच रह गया है? मैंने कहा, हाँ, आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि माननीय रोनाल्ड एडेयर की हत्या के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। ओ प्रिय वॉटसन, जहां अधिकतर तार्किक दिमाग असफल होते हैं, वहां हमें अनुमान का इस्तेमाल करना होता है। मौजूदा सबूतों के ऊपर हर कोई अपनी धारणा बनाता है और आपकी धारणा मेरी ही तरह सही भी हो सकती है। तब आप क्या कोई धारणा बना चुके हैं? मेरे ख्याल से वास्तविकता को बताना कठिन नहीं है। कर्नल मोरॉन और उस युवक एडेयर के बीच सबूतों से ये पता चला है कि उन्होंने काफी अधिक धन जीता था। इसमें कोई शक नहीं है कि मोरॉन ने बेईमानी की थी, और वैसे इस बात को मैं पहले से ही जानता था। मुझे यकीन था कि एडेयर की हत्या वाले दिन ही ये पता चल गया था कि मोरॉन बेईमानी कर रहा है। संभव है कि उसने मोरॉन से अकेले में बात भी की होगी और उसकी पोल खोल देने की धमकी भी दी होगी। ये भी कहा होगा कि वह क्लब को अपना त्याग पत्र दे दे और आगे से ताश न खेलने की कसम भी खा ले। इसमें कोई शक नहीं था कि एडेयर के जैसा युवक तुरंत ही एक जाने माने अपने से बड़ी उम्र के आदमी की पोल खोलकर उसकी घोर बदनामी कर देता। शायद उसने वैसा ही किया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। क्लब से निकलने पर मोरॉन बर्बाद हो जाता, क्योंकि उसे ताश की बेईमानी के खेल से फायदा होता था। इसलिए उसने एडेयर की हत्या उसी समय कर दी जब वह इसका हिसाब लगा रहा था कि उसे खुद कितना धन वापस करना है, क्योंकि उसके साथी ने बेईमानी की थी। उसने अपना दरवाजा इसलिए बंद कर लिया था कि घर की औरतें वहां अचानक ना आ जाएं और ये जानने की कोशिश ना करने लगें कि इन नामों और सिक्कों को लेकर वह क्या कर रहा है। अब तो जो होना था सो हो गया। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपने सच्चाई को ढूंढ निकाला। अब ये अदालत में तय होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं मालूम। चाहे जो भी हो, पर इस बीच कर्नल मोरॉन हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। वॉन हर्डर की वह मशहूर एयरगन अब स्कॉटलैंड यार्ड के संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी। शर्लक होम्स अब अपनी जिंदगी को फिर से उन रोचक छोटी छोटी समस्याओं की छानबीन में लगाने के लिए आजाद था, जिसका अवसर लंदन का जटिल जीवन उसे विपुल मात्रा में देता रहता था। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की कहानी, जिसमें हम लोगों को इस चीज का बहुत आनंद मिला कि शर्लक होम्स जिंदा हैं और वापस आ गए। मेरा हाल तो बिल्कुल वॉटसन जैसा ही हुआ था। ये पढ़ने के बाद खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे और चेहरे पर एक अपने को दोबारा देखने वाली मुस्कान आ गई थी। अब समय है आपसे इजाजत लेने का। मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नई कहानी लेकर, चाहे शर्लक होम्स की चाहे किसी और की। तब तक जुड़े रहिए।